हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था सौर मंडल के बारे में और आज है हमारा चैप्टर नंबर 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ये उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में उभरी हुई है। ये कैसी दिखती है, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके झुकाव को भी आप देख सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब, छोटे ग्लोब। छोटे ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं और बड़े ग्लोब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। छोटे ग्लोबों में पॉकेट में रखने योग्य ग्लोब, छोटे ग्लोब गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। तो इसके लिए एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है और ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। जैसे कि ये वाला है उत्तरी ध्रुव और ये वाला दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व घुमाए जाते हैं, यानी कि पश्चिम टू पूर्व। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है और जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है और इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी हो गई और इसको जो बीच बराबर दो हिस्सों में बांटती है ये हमारा विषुवत वृत्त कहलाता है। जैसा कि आप इस रेखा को देख सकते हैं, ये दोनों बराबर के भाग आधे भाग होते हैं और इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं ये पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। जितनी भी ये रेखाएं होती हैं इनको समांतर या अक्षांश रेखाएं कहा जाता है और जो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है, जो कि एक जाल की तरह बन जाती हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है, अतः इसका माप 360 डिग्री अंश का यानी कि 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। 90 डिग्री ये वाला दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री ये वाला उत्तरी ध्रुव और ये वाला 0 डिग्री विषुवत वृत्त। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे कि ये हमारा विषुवत वृत्त हो गया 0 डिग्री रेखा और ऊपर के जितने भी अक्षांश हैं ये उत्तरी अक्षांश और नीचे के जितने भी अक्षांश हैं ये दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं।
इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। इसे सामान्यतः उत्तर या दक्षिण अक्ष से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर और वेलो होरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये हमारी पृथ्वी हो जाती है और इस पे ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा। इसके 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। 23.5 डिग्री जो दोनों विषुवत रेखा उत्तर और दक्षिण में, ये पूरा भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ पर सदैव एक सा मौसम रहता है और यहाँ पर हमेशा गर्मी पड़ती है। 23.5 से 66.5 डिग्री यहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों रहती हैं। और उससे ऊपर आता है 66.5 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव पर, यहाँ पर हमेशा ठंड रहती है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव दक्षिण 90 डिग्री उत्तर तथा 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और समांतर और भी हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध की। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य के वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं मकर उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। और आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है और उनकी सही स्थिति जानने के लिए ये पता लगाना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर जाने पर इन दो स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहा जाता है तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों के में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है और ये अर्धवृत्त होते हैं, जैसा कि आप चित्र में ये हमारे देख सकते हैं। ये हमारा ग्लोब है और इस पे ये सब अर्धवृत्त है। अक्षांश समांतर रेखाओं से सभी भिन्न देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में ही व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए
और इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, जिसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो बराबर भागों में, अब ग्लोब पर अक्षांश, समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो आप ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और ये बिंदु धुबरी को सही स्थिति देगा। इसको समझने के लिए कागज पर एक दूरी वाली क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर खींचिए। अब इम्पोर्टेंट आ जाता है देशांतर और समय। हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच इस पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है, जो है पृथ्वी पर 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में वह 15 डिग्री 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। और इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणे 4 यानी कि 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा आगे। तो ग्रीनविच के समय में 1 घंटा आगे अर्थात दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहां पर सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य के आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा और भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए ये आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी एक यामोत्तर को स्थानीय समय मानक रेखा माना जाए और इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को हम पूरे देश का मानक समय मान सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा भारत है। भारत का पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री और पूर्वी बिंदु 97 डिग्री पूर्व में है, तो इसके बीच का भाग यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व को मान लिया गया है और जो यहाँ पर समय होगा वही यहाँ माना जाएगा और वही यहाँ माना जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं मानते तो पूरब और पश्चिम में कुल मिलाकर 2 घंटे का अंतर आ जाता। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है।
कबीर भोपाल के एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक मैच जो कि लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा। भारत एवं इंग्लैंड के समय के बीच क्या अंतर है? भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है और यहाँ का समय ग्रीनविच से समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतर ये विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है और पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके उत्तर आपको स्वयं ढूंढने हैं कि पृथ्वी का सही आकार क्या है, ये हम आपको बता सके हैं। ग्लोब क्या है, ये आज हमने पढ़ाया है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऊष्मा की सबसे अधिक ऊष्मा मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, और जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन के दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। इन सबको आपका उत्तर खोजने और बताने हैं और उसके बाद आपको विकल्प देने हैं, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, देशांतरों की कुल कितनी संख्या है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है और ग्रिड किसका जाल है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल क्लास नंबर 3 के साथ।